बच्चों, आज आपका टॉपिक जो है आवेश के मात्रक और न्यूमेरिकल, ये दो चीज़ हमको देखना है। न्यूमेरिकल में आज हम सिंपल न्यूमेरिकल लगाएंगे, दो फार्मूले पर बेस्ड। और सबसे पहले हम देख लेते हैं आवेश के मात्रक को। आवेश के मात्रक तो देखिए बच्चों, एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। ठीक है बच्चों, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। और इसके अलावा हमारे पास एक पद्धति और भी है, सीजीएस पद्धति जिसे हम लोग कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक अगर आपसे पूछा जा रहा है सीजीएस पद्धति में, तो इसे हम कहते हैं स्थैतिक कूलाम। क्या होगा बच्चों? स्थैतिक कूलाम कहते हैं। या इसके अलावा इसका एक मात्रक और भी है। स्थैतिक कूलाम के अलावा उस मात्रक को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्थिर वैद्युत मात्रक, या आप कह सकते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक। ठीक है, स्थिर वैद्युत मात्रक भी इसे कहा जा सकता है। तो शॉर्टकट में इसको हम लोग ESU भी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम किसके बराबर होता है? एक कूलाम होता है 3 × 10⁹ स्थैतिक कूलाम। ठीक है, या ESU लिख सकते हैं। तो कूलाम जो है वो एसआई पद्धति का मात्रक है, और स्थैतिक कूलाम किसका है? सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इसे आपको अच्छी तरह जो है आना चाहिए। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम है, और कूलाम जो होता है आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है। आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि एक कूलाम आवेश की मात्रा क्या होती है, ये कितना बड़ा आवेश का मात्रक है, तो इसे समझने के लिए आप ज़रा ये देखें कि सपोज आपके पास में जो है, इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा ये वाला। सपोज करिए कि आपके पास में यहाँ पे एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक वस्तु यहाँ रखी हुई है किसी तल पर इस तरह से, जिस पर जिस पर जो है मान लीजिए कि माइनस का आवेश है, और दूसरी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, दूसरी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, और इस पर प्लस का आवेश है। ठीक है, धन आवेश से आवेशित है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर की है। 1 मीटर की दूरी है, और ये वस्तुएं जो रखी गई है वो निर्वात, या आप ये कह सकते हैं कि कहाँ पर रखी गई है? वायु। क्योंकि निर्वात या वायु की गति संख्या कितनी होती है? वो एक ही होती है, ε0। अब इन पर जो आवेश की मात्रा है, जो ये प्लस और ये जो माइनस है, इनका जो परिमाण है, चाहे धन इस वस्तु A का हो चाहे वस्तु B का है, इन पर जो आवेश की मात्रा है वो बराबर है। वो कितनी है? 1 कूलाम। 1 कूलाम का इस पर आवेश है। ठीक है बच्चों।
तो ये दोनों वस्तुएं क्या करेंगी, वस्तु ए बी को अपनी तरफ में आकर्षित करेंगी। यहाँ पर आकर्षण का वैद्युत बल होगा। अब कूलाम के नियम से आप जानते हैं कि जो वैद्युत बल होता है वो कितना होता है, F = 9 × 10 के पावर 9 Q1 × Q2 अपान R का स्क्वायर। और हम देख रहे हैं जो हमें आवेश की मात्रा दी गई है वस्तु ए पर भी और वस्तु बी पर भी, तो वहाँ पर वो आवेश की मात्रा कितनी है, 1 कूलाम। तो यहाँ हो गया 9 × 10 के पावर 9 × 1 × 1, और बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो 1 मीटर अगर इनके बीच की दूरी है तो हम इसे लिख देंगे 1 का स्क्वायर, और इसे हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन। ठीक है बच्चों, यानी कि इनके बीच का जो आकर्षण बल वो कितने का है, 9 × 10⁹ न्यूटन। अगर वस्तुओं पर 1 कूलाम का आवेश है, वस्तुओं पर 1 कूलाम का आवेश है, तो वे 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का बल लगाती हैं। तो ये बल बहुत बड़ा बल है जो वैद्युत बल है, यानी कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं, इतना बड़ा बल लगा रही हैं। तो आप जरा इसे समझने का प्रयास करें कि 1 न्यूटन बल क्या होता है। 9 × 10 के पावर बहुत बड़ी बात है, तो 1 न्यूटन का बल क्या है। सपोज करिए आपके पास कोई वस्तु है जो 100 ग्राम की है। कितने ग्राम की है, 100 ग्राम की है। अगर इसे हम किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो 1000 से डिवाइड करेंगे और ये कितना आ जाएगा, 0.1 किलोग्राम। ठीक है, ये डेस्टर, मान लीजिए इस डेस्टर का जो वेट है, जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम की वस्तु हमारे ऊपर कितना बल लगाती है। देखिए अगर 100 ग्राम की वस्तु है तो गुरुत्वाकर्षण के नाते हमने इसे रखा, ऐसे रखा इस पर, अब अपने भार के कारण से ये हमें बल लगाएगी हमारे हाथ पर। अगर हम चाहते कि ये नीचे ना जाए तो इसे रोकने के लिए हमें उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, देखिए तो इसके हिसाब से जो है F = m × d, और m कितना है, 0.1 है, और g का मान कितना होता है, 10। इस प्रकार से हम जो बल आरोपित कर रहे हैं इसके ऊपर ताकि ये नीचे ना जाने पाए, तो कितना न्यूटन हुआ, 1 न्यूटन का बल। यानी कि 100 ग्राम की जो वस्तु होती है हमारे ऊपर कितना बल लगाती है, 1 न्यूटन का बल लगाती है। इसी प्रकार अगर वो 1 किलोग्राम की होती, 1 किलोग्राम की वस्तु होती, ऐसे हम रखते, तो ऊपर की तरफ हमें कितना बल लगाना पड़ता रोकने के लिए, तो आंसर है 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ता हमको। तो आप ये समझ लीजिए कि जो है 1 न्यूटन बल क्या होता है। 100 ग्राम की वस्तु हमारे ऊपर 1 न्यूटन का बल लगा रही है, और 1 किलोग्राम की वस्तु हमारे ऊपर 10 न्यूटन का बल आरोपित करती है, 10 न्यूटन का बल आरोपित करती है। तो इसी तरह से 9 × 10 का पावर 9, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये 1 कूलाम के आवेश से दोनों वस्तुएं आवेशित हैं तो 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन का इतना बड़ा बल हमको हमारे ऊपर वे आरोपित करती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वस्तु जो है ये इधर की तरफ में, ये दीवार से बंधा है, उधर ये सपोज करिए कि ये फ्रिक्शनलेस तल पर है और फ्री है, तो इधर की तरफ जाने लगेगा, इतने बल से इधर की तरफ जाना प्रारंभ कर देगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि उधर की तरफ ना जाए, उधर की तरफ ना जाए, तो हमको इस पर एक बल लगाना होगा उसके अगेंस्ट। इधर की तरफ बल लगाना होगा, इधर की तरफ बल लगाना होगा। कितना बल लगाना पड़ेगा, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। तो 1 कूलाम आवेश जो है इतनी बड़ी आवेश की मात्रा है जो निर्वात या वायु में रखे विपरीत आवेशों के बीच में जो है इतने न्यूटन का बल कार्य करता है, अर्थात इतने न्यूटन के बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो है 1 कूलाम का आवेश। अगर हम इसे 1 कूलाम के आवेश को परिभाषित करना चाहें, अगर हमें परिभाषित करना चाहते हैं कि 1 कूलाम का आवेश क्या है, तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं अब कि 1 कूलाम वह आवेश है, वह आवेश है 1 कूलाम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में, जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर
रखे एक मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के विजातीय समान परिमाण के विजातीय आवेश। विजातीय आवेश का मतलब हमने यहाँ पर लिया हुआ है, एक धनावेश लिया है और एक ऋण आवेश लिखा हुआ है। समान परिमाण के विजातीय आवेश समान परिमाण के विजातीय आवेश को कितने बल से आकर्षित कर रहे हैं? समान परिमाण के विजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। आई बात समझ में बच्चों? एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के विजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित करता है। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश इसको हम लोग कहते हैं और ये बहुत बड़ी आवेश की मात्रा है। तो आप समझ सकते हैं किसी वस्तु पर एक कूलाम का आवेश लाने के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना होगा जो है। तो प्रैक्टिकली इतना बड़ा आवेश हमें नहीं मिल पाता है। जनरली हमें आवेश की जो मात्रा किसी वस्तु पर मिलती है वो माइक्रो कूलाम में मिलती है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमको किस में मिलती है? माइक्रो कूलाम में मिलती है। तो इसका भी कन्वर्जन आपको आएगा, एक माइक्रो जो कूलाम होता है वो 10⁻⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। अब इसे शॉर्ट में आप ऐसे लिखेंगे, 1 माइक्रो कूलाम = 10⁻⁻6 कूलाम। कहीं कहीं ऐसा भी अगर आपको मिल जाएगा 1 माइक्रो 2 बार लिख दिया है, तो एक माइक्रो में 10⁻⁻6 होगा और दूसरे माइक्रो के लिए भी 10⁻⁻6। तो आप इसे कह सकते हैं 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6, तभी हो जाएगा 10⁻12 कूलाम हो जाएगा। और आपको ये अच्छी तरह से पता रहना चाहिए। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। और ज़्यादातर हमने बताया क्योंकि ये कूलाम बहुत बड़ा आवेश का मात्रक है, इस नाते आपको किसमें मिलेगा? प्रैक्टिकली वस्तुओं पर जो आवेश की मात्रा मिलेगी वो कितने मिलेगी बच्चों? आपको माइक्रो कूलाम में मिलेगी। और 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होगा? 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। और इसके पश्चात हम लोग कुछ नॉर्मल न्यूमेरिकल लगा लेते हैं और कल इसके बाद हम लोग जो है कूलाम के नियम पर थोड़ा टिपिकल सवाल और हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आवेश का जो क्वांटीकरण आप पढ़ चुके हैं, आवेशों का क्वांटीकरण, उस पर आधारित सवाल लगाएंगे। Q यानी Q, अगर आवेश प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा और माइनस है तो माइनस। ठीक है, प्लस या माइनस आवेश कब होता है? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से जो है धनावेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस पर बेस्ड सवाल किस तरह से पूछा जाता है। कह रहे हैं कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। एक प्रश्न है आपका कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। बाहुल्य माने उस पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो अगर 4000 इलेक्ट्रॉन इस पर बाहुल्य हैं तो चालक में उपस्थित आवेश
चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, उसकी प्रकृति बताइए, ये आपको पूछा गया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक हैं? तो n की वैल्यू हमारे पास में कितना, 4000 इलेक्ट्रॉन। तो हमें आवेश की प्रकृति उस पर बताना है कि उस पर आवेश की मात्रा कुल कितनी है, कुल कितनी आवेश की मात्रा होगी, और प्रकृति बतानी है। तो देखिए, इसने कहा कि अगर किसी पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों के पास ऋण आवेश होगा, तो उस वस्तु पर जो आवेश की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये तो हमें पता चल गया, इलेक्ट्रॉन अगर उस पर अधिक है तो ऋण आवेश, तो यहाँ पर लगा लेंगे Q = -n × लगा देंगे। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4000, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसे हल कर देते हैं। जब आप इसे हल करेंगे ये हो जाएगा 6.4, और 10 की घात 3 है, इसे भी हल कर लीजिए, वरना इसमें से 3 घटा दीजिए, कितना हो गया, 16। इस तरह से इस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो ऋणात्मक है, और कितनी है कुल, वो है 6.4 × 10⁻16 कूलाम। इसी तरह से आपसे पूछ लेगा, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मान लीजिए उसने कहा कि एक वस्तु पर 5000 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 5000 अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी के नाते धन आवेश होगा, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर जो है 5000 लिख देंगे और E की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से उस वस्तु पर जो है आवेश की कुल मात्रा हमको निकल आएगी। तो इस तरह से हम क्वांटीकरण पर आधारित जो है, क्वांटीकरण पर बेस्ड सवाल को हम लोग लगा सकते हैं। कई सवाल आपको इस पर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग जो है दूसरे फार्मूले पर बेस्ड लगाते हैं, क्योंकि ये इसी तरह का सवाल होगा, न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। दूसरा सवाल हम लोग लगा लेते हैं। आपने पढ़ा था F/Fm = εm/ε0 = ER K। आप पढ़ चुके हैं, निर्वात का वैद्युत बल है, ये माध्यम का वैद्युत बल है, और ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, और ये किसकी है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और इसे हम लोग सापेक्ष वैद्युतशीलता या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, और ये उसी चीज को हम लोग कहते हैं उसका परावैद्युतांक। और इस माध्यम की वैद्युतशीलता को हम लोग निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं। तो इस पर सवाल जो हैं वो ऐसे कुछ आते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको दिया गया, सपोज करिए, कहा उन्होंने कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, ये आपसे कहा गया, मतलब EM पूछा गया, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो आपको जो है देखिए परावैद्युतांक दिया गया है कितना, 81, और आपको निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि EM पूछा गया है, और आप फार्मूले से लिख सकते हैं, EM बराबर आप लिख सकते हैं K × ε0, और K की वैल्यू कितनी है बच्चों, 81, और ε0 की वैल्यू हमें पता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12, और K का कोई मात्रक तो होता नहीं है, क्योंकि समान प्रकार की राशियों का ये अनुपात है, इस नाते इसका कोई मात्रक नहीं होगा, परंतु निरपेक्ष ये जो वैद्युतशीलता होती है इसका मात्रक होता है। मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्या है कि अगर आप इसका गुणा कर लें तो आपको जो है निरपेक्ष वैद्युतशीलता प्राप्त हो जाएगी। तो आप ये हल करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, लगभग इतना आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा आपको इस तरह का भी सवाल दिया जा सकता है कि किसी माध्यम का जो है परावैद्युतांक आपको दिया है, सपोज कि 6 है या कुछ भी दे दिया है, और आपसे पूछा है कि बताइए कि उस माध्यम में कितना बल लगेगा। बल के हिसाब से भी सवाल दिया जा सकता है। तो उसने सवाल ऐसे पूछा, कहा कि सपोज करिए कि निर्वात में जो बल F लग रहा है, निर्वात में लगने वाला बल F है, और किसी माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, तो उस माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल की गणना करिए। अगर ऐसा सवाल देते हैं तो आप फिर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इस वाले का। ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं, F अपॉन Fm बराबर K लिख सकते हैं। अगर वैद्युत उसका परावैद्युतांक दिया गया है, उस माध्यम का परावैद्युतांक 6 दिया गया है, कितना दिया गया है 6, और निर्वात में जो लगने वाला बल वो कितना है F है। तो निर्वात में अगर लगने वाला बल F है और परावैद्युतांक दिया गया, तो उस माध्यम में बल निर्वात का कितना हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग Fm बराबर क्या निकाल सकते हैं, निकाल के इस तरह से F अपॉन K, Fm इक्वल टू F अपॉन K। तो आप जानते हैं निर्वात में F कहा गया आपसे, और उस माध्यम का परावैद्युतांक अगर 6 है तो उस माध्यम में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, निर्वात का 6 गुना हो जाएगा, निर्वात का 6 गुना कम हो जाएगा, यानी कि F/6 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि उसका जो है उस माध्यम का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। अगर शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है बच्चों, तो निर्वात की तुलना में, ठीक है, जल में जो है लगने वाला बल निर्वात का कितना हो जाएगा, 81 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, उस जल में लगने वाला बल F अपॉन 81 हो जाएगा। ठीक है, निर्वात का 81 गुना कम हो जाएगा, F अपॉन 81 हो जाएगा। इस तरह से जितना परावैद्युतांक दिया गया है उतना गुना हमारा बल कम हो जाएगा। अगर किसी का 100 है तो F/100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह के सवाल को हम लोग लगा सकते हैं। परावैद्युतांक दिया हो गया तो आपसे पूछा गया कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताइए। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि निर्वात में अगर बल इतना लग रहा है और उस पदार्थ का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का जिसमें रखा गया उसका परावैद्युतांक दिया गया है, तो उस माध्यम में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ये भी हमसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। इसके पश्चात बच्चों कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। उसका बेस जो है न्यूमेरिकल, और ये जो हमने आपको बताया ये 1 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। ठीक है बच्चों, तो कूलाम के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल है, पहले तो हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल न्यूमेरिकल हम लोग, कठिन न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। तो 2 प्रकार से जो है हम लोग कल कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।